एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन अनदर चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। आपने कहा और हमने बनाया। अगर आप मेरे हैं सच्चे रॉक स्टार तो ये लेसन आपके लिए है। बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर है बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ फेलियर। हां, आजकल बिजनेस चलाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है क्योंकि हाई कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये सबसे बड़े कारण है। और क्या कहते हैं, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है? बताओ मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कोई एक ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें रिस्क नहीं है या जीरो रिस्क है। आई एम श्योर जब तक आप सोचें तब तक हम लोग बिगिन करते हैं। और पूछूंगा फिर से एक बार, तो बिजनेस रिस्क क्या है? तो रिस्क को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू व्हीलर। रिस्क इज चांस ऑफ लॉस, इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। मुझसे पूछेंगे तो रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो प्रॉफिट। दोनों के केसेस में बिजनेस को नुकसान हो रहा है। अब नो प्रॉफिट में कैसे नुकसान हो रहा है? बिजनेस ने तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो बिजनेस तो नुकसान में है ही। तो रिस्क हर बिजनेस में है और रिस्क को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क होता किससे है? किसी न किसी पैरिल से। द वर्ड पैरिल मींस डेंजर, किसी न किसी डेंजर से। अब फायर से रिस्क है बिजनेस को? जरूर है, तो डेंजर हो गया है। अब यही रिस्क हैजर्ड बन जाता है जब ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। हां, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब एक दुकान में फायर नहीं लगी, बहुत सारे शॉप्स में, हाउसेस में फायर लग गई उनके शॉर्ट सर्किटिंग होने से। तो ये क्या है? एक हैजर्ड है। आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉमन पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद नहीं करने होंगे। कोशिश यही करिएगा कि हेडिंग प्लीज आप चेंज न करें, ठीक है, क्योंकि हेडिंग सेम होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है रिस्क आर इनहेरेंट इन द बिजनेस। इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न। कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, रिस्क हर बिजनेस पे है। कहते हैं ना कि बिजनेस किया तो रिस्क लिया, ये याद नहीं सुना था ना? चलो ये ध्यान देना है, हर बिजनेस में रिस्क है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि रिस्क हम अवॉइड कर लेंगे या हम रिस्क नहीं बियर करेंगे तो भी बिजनेस कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। रिस्क होगा, रिस्क इनएविटेबल है। कम कर सकते हैं रिस्क, मैं ये मान सकता हूं, बट नहीं होगा रिस्क, ये मैं नहीं मान सकता हूं। तो आपको जवाब मिल गया है कि बिजनेस रिस्क हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। कम होगा पर नहीं होगा रिस्क, ऐसा संभव नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है। अगर हमें पता ही है कि मार्केट में ये चेंज आने वाला है, हाँ, हमें पता है कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, हमें पता है कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो रिस्क किस बात का है? इसीलिए का तो रिस्क है कि हमें पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कल अर्थक्वेक आ सकता है, कभी आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर इवेंट। सो रिस्क है, रिस्क है। और क्या रिस्क है? रिस्क वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। छोटा बिजनेस है, छोटा रिस्क है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा रिस्क है। अब कोई स्मार्ट बाजार खोल दे, स्पेंसर खोल दे, हाइपर मार्केट खोल दे, तो रिस्क भी बड़ा है न चलने पर, क्योंकि बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं। और कोई पान बाजार खोल दे, हाँ, पान का टपरी, चाय की टपरी लगा दे, तो रिस्क तो क्या कहते हो, कम है। तो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे और इवन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं जो रैपिडली चेंजिंग फैशन पे डिपेंड करता है, सोचिए रिस्क और ज्यादा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इस रिस्क के बदले मिलने वाला रिवॉर्ड है। आप जानते ही हैं कि चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो जो एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क उठाता है और बदले में प्रॉफिट पाता है। तो प्रॉफिट उसकी मेहनताना है, उसकी मेहनत का उससे मिलने वाला इनाम है। समझ गए? क्योंकि वो रिस्क उठा रहा है। अच्छा, बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इजीली। बिजनेस का रिस्क कई टाइप से है,
कई वैरायटीज का है। अभी मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा रिस्क, शायद आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, सच कह रहा हूं। तो इसीलिए क्या कहना चाहते हैं, बहुत टाइप के रिस्क हैं। हम तो 2 ही 4 आप जानते थे अभी तक, पर आज जिस टाइप का रिस्क बताऊंगा आप देखेंगे कि बहुत टाइप के रिस्क हैं, और उनको जानना, उनको कैलकुलेट कर पाना बिजनेस के लिए आसान नहीं होगा। चलिए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क जानते हैं कि रिस्क है क्यों, क्या कारण है भाई रिस्क होने का बिजनेस में। तो सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। ये वो रीजन है जो मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा, जैसे जैसे बिजनेस साइकिल आएगी, ट्रेड साइकिल्स आएंगी, तो ये रिस्क आएगा ही आएगा। आप और मैं इस इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए इकोनॉमिक कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। सोचिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड फॉल हो गई है, सोचिए इस समय डिप्रेशन आ गया, हाँ मंदी आ गई है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, सारे बिजनेसेस डाउनफॉल में चले जाएंगे, तो है ना रिस्क। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल कॉजेस। देखिए आप और मैं टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। आज जो आप फोन यूज कर रहे हैं, सच बताइएगा आपको वो फोन खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ मैं सच कह सकता हूं, आपके पास जो आपका जो मोबाइल फोन है हाथ में, जिस पे आप शायद मेरा वीडियो देख भी रहे होंगे, आप इससे बोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नया और इसका बेटर वर्जन कुछ ही महीनों के अंदर आ जाता है। तो है ना बिजनेस में कितना रिस्क। सोचिए अगर कोई नया अपडेटेड फोन ना निकाल पाए कंपनी, तो फ्लॉप हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी, हर समय चेंजेस आ रहा है टेक्निक में, खास करके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक में चेंज आ रहा है, और बिजनेस को इसके साथ अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। नहीं किया तो गया काम से, है ना रिस्क। और ह्यूमन रिस्क, भाई देखिए बिजनेस चला कौन रहा है, ह्यूमन बींग्स। अब वो चाहे एम्प्लॉइज के रूप में हो, चाहे डायरेक्टर्स के रूप में हो, चाहे ओनर्स के रूप में हो। अब क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती है, और क्या इंसान लापरवाही नहीं कर सकता है। तो नेग्लिजेंस भी है, एरर्स भी है। अब वो एरर कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आपका कोई इंप्लॉई आपसे डिसऑनेस्ट हो जाए, चीटिंग कर ले, फ्रॉड कर ले, तो है ना रिस्क आपके बिजनेस में। तो ये चांसेस तो बनी रहेगी। नेक्स्ट है नेचुरल कॉजेस, मतलब नेचर, मतलब ईश्वर। तो बाढ़, भूकंप, हेल स्टॉर्म, क्या हमारे कंट्रोल में है? ऊपर वाले के हैं। तो वो रिस्क जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर के हाथ में है। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, लाइटनिंग आ जाए, वॉल्केनो आ जाए, हाँ हैवी रेन, टॉरेंशियल रेन्स आ जाए, साइक्लोन आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपके बिजनेस की वर्किंग, आपके बिजनेस की प्रोडक्शन और इवन मार्केट पे भी बहुत असर पड़ता है आपके। सोचिए कि आपका बिजनेस इनकी वजह से कितना कह सकते हैं कि कितना अनफेयर हो जाएगा आपके साथ जब ये सब चीजें आ जाएंगी। कैसे? क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे, या आपने तैयारी तो कर रखी है पर अचानक क्या हो गया है, आपके बेसिस, आपके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, आपका बिजनेस तो बंद हो चुका है। ये डर रहेगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस ज्यादातर मशीनरी या इक्विपमेंट के फेलियर से होता है। कई बार आप इसको टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर्स की तरह से भी समझ सकते हैं। आपकी मशीन क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए, खराब हो जाए, मशीन में आग लग जाए, बॉयलर फट जाए, ये कैसे रिस्क है? ये है फिजिकल कॉजेस। देखिए आप जब मशीन से काम कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मशीन कभी भी आपको धोखा दे सकती है, सो रिस्क है। और रिस्क क्या है? पॉलिटिकल कॉज। हो सकता है कि गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए, या ये हो सकता है कि गवर्नमेंट नए नियम ला दे, अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे, टैक्सेशंस की नए नियम ला दे, सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो लाइसेंसिंग की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी, गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए दिन बदलती रहती है, और इसका आप पर, बिजनेस पर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा होता है। ये हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। तो ये सब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क है। आइए अब इसी तरह समझते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। मैंने कहा था आप ये टाइप्स शायद नहीं सुने होंगे, अब सुन लीजिए ये टाइप्स के रिस्क। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक रिस्क, मतलब स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी इज अ ब्रॉड कॉन्टूर विद इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स।
मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को फेस करने के लिए, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कंपनी, एक बिजनेस क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। अब आपकी स्ट्रेटजी ही गड़बड़ है तो सोचिए, टाटा ने सोचा था कि एक लखटकिया कार लाएंगे मार्केट में और मारुति को हिला देंगे। मारुति नंबर 1 सेलर है इंडिया में कार की, पता है ना आपको, मारुति की कार नंबर 1 सेलर्स हैं आज भी। तो अब टाटा इसको हराने की पॉलिसी बना चुका था और मारुति से सस्ती 1 लाख रुपए वाली कार लाएंगे, नैनो लाएंगे। क्या हुआ, स्ट्रेटजी फेल हो गई ना, नैनो सफल नहीं रही ना। तो ये है बिजनेस में, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई, आपने जो डिसीजन लिया, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी फॉल्टी रह गई हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ना चल पाए हो। एक और एग्जांपल है, रेमंड का एग्जांपल है। अब रेमंड्स जाने जाते हैं अपने फाइन क्लोथिंग्स के लिए, फाइन सूटिंग शर्टिंग कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। अब रेमंड सीमेंट की इंडस्ट्री में घुस गए, नहीं चला, फ्लॉप हो गए, बंद करना पड़ा, बेचना पड़ा अपना कारोबार। तो क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क रहेगा, हमेशा रहेगा। हर बिजनेस में आपको स्ट्रेटेजी वाइज प्लान करना है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का रिस्क। वो कब आता है, जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ हो जाती है। कब गड़बड़ हो सकती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़, आपकी सेल्स गिर गई हो, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम हो गई हो। तो सोचिए, आपके पास जब रेवेन्यूज ही नहीं रहेंगे, क्या आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाएंगे, बैंक के लोन्स का पेमेंट कर पाएंगे, मार्केट में आपकी क्रेडिट डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये सब रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। हाँ, हमने फिजिकल रिस्क पढ़ा था, फिजिकल कॉजेस पढ़ा था, जिसमें मशीनरी का ब्रेकडाउन होना था, जिसमें पावर फेलियर होना था, लीकेज, ब्रेकेज, डैमेज ऑफ इक्विपमेंट्स होना था। तो ये सब ऑपरेशंस के अंदर आता है। जो बिजनेस डे टू डे काम कर रहा है उस दौरान, अब सोचिए वर्कर्स ही स्ट्राइक कर गए या फर्म के पास शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गई, डे टू डे जो बैलेंस देने के लिए पैसे चाहिए, सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बिजनेस को नुकसान करेगा। हाँ, मार्केट में आप जानते हैं एक एक चीज पता रहती है, तो ये भी बिजनेस को एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट है कंप्लायंस रिस्क। ये कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिस्क क्या है, गवर्नमेंट आए दिन कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि होटल को क्या करना पड़ता है, नेशनल बिल्डिंग कोड नाम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेना होता है, ये उनका कंप्लायंस कंपलसरी है। होटल्स को लेना होता है फायर, एनओसी फायर, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट। तो क्या करना पड़ रहा है, कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको उनको फुलफिल करना है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए तो वह कारोबार या वो बिजनेस जिसके लिए उनको इस कंप्लायंस को करना था, वो करना उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या उन पे फाइन लगा दिया जाएगा। जैसे लेदर इंडस्ट्री को क्या कहा गया है कि वो अपने एफ्लुएंट्स को नियर बाय वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ेंगे, फील्ड्स में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एफ्लुएंट्स को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जो उनका गंदा पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, हाँ, वो नदी में नहीं जानी चाहिए, पहले ट्रीट होकर के, साफ होकर के तभी नदी में छोड़ना है उनको। सोचिए कोई इसका कंप्लायंस ना माने, लेदर वाला, कोई लेदर की इंडस्ट्रीज को ना माने, तो क्या होगा, उस पर टैक्स या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्या उस कंपनी को बंद नहीं कर दिया जाएगा। तो है ना डर, कंप्लायंस पूरा करने का डर, कंप्लायंस का रिस्क। अब आता है कंपटीशन एंड मार्केट रिस्क। ये तो बहुत कॉमन रिस्क है। देखिए, मार्केट में रहेंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, मार्केट में जो चल रहा है उसका रिस्क हर समय रहेगा, क्योंकि मार्केट में आपसे बेटर फर्म्स, आपसे नई फर्म्स आएगी, नए प्रोडक्ट लेके आएगी, नई सर्विस लेके आएगी, और आपको क्या करना है, उनका मुकाबला करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उनसे कम ना हो। अगर उससे कम हुए तो आप समझ लीजिए आज नहीं कल आपका बोरिया बिस्तरा बंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कि डे टू डे उनको फेस करना है। हर दिन तलवार लटकी हुई है बिजनेस पर। तो इसीलिए जो मेरे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि बिजनेस करना आसान है, नहीं 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 मेरी जान, बिजनेस बहुत बहुत टफ, बहुत रिस्की काम है। हर दिन आपको क्या करना है, एक नई चुनौती को फेस करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर हूं पर ये सच है। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिस्क। अब कई सारे एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं, कानून हैं जिसका पालन करना पड़ता है। एयर एक्ट 1978, मतलब एयर पोल्यूशन ना हो आपकी इंडस्ट्री से, ये एक्ट है। उसी तरह से एनवायरमेंट
पॉल्यूशंस के कई सारे नियम और शर्तें हर इंडस्ट्री को फॉलो करनी होती है। तो वो एक तरह से आप देखिए कंप्लायंसेस की तरह ही है। तो ये एनवायरमेंट का रिस्क रहेगा। एक पॉइंट इसमें और भी है कि जब एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉजेज आ जाएंगे, जैसे वापस आ जाएगा अर्थक्वेक का रिस्क, स्टॉर्म का रिस्क, वोल्केनो का रिस्क, ये भी नेचुरल रिस्क है, एनवायरमेंट से रिलेटेड हैजर्ड है। और रिस्क कौन सा आता है, आ सकता है, वैसे 6 पॉइंट्स आप कर लेंगे तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा। हम पढ़ा और आपको पॉइंट्स दे रहे हैं क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपके बुक्स में हैं। मैं पढ़ा सारा दे रहा हूं, पर आप 6 कर लेंगे तो इनफ होगा। हाँ, एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे मैंने ये लेसन वीडियो बनाया है, क्योंकि आपने कहा और हमने इसको बना दिया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे हमारे ऐप पे, सर तरुण रूपानी। ये ऐप आप सर तरुण रूपानी कहां से डाउनलोड कर देंगे, आप प्ले स्टोर में जाए, वहां डाउनलोड कर लीजिए और फिर एक फ्री मटेरियल नाम का एक सेक्शन है, वहां जाइए, वहां पर आप क्या करिए, अपने सब्जेक्ट को, अपने क्लास को सिलेक्ट करिए और नोट्स ले लीजिए। चलिए, तो रेप्यूटेशनल रिस्क, बिजनेस की खुद की मार्केट में मिलने वाली पहचान। सोचिए, अगर आप टाइमली पेमेंट्स नहीं करते हैं, अपने स्टाफ की सैलरी नहीं देते हैं, बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं, क्या मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन बनी रहेगी? जी नहीं। आपको दूसरे फर्म्स या सप्लायर्स उधार देना बंद कर देंगे, बैंक आपको लोन देगी नहीं। और आप तो जानते ही हैं, बैंक्स इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपके बिजनेस को इवन वाइंड अप करा सकती है। तो हर बार थ्रेट बना रहेगा आपकी क्रेडिट का, आपके नाम का, आपके बिजनेस की स्टैंडिंग का। तो अपने नाम की खातिर क्या करना है, आपको काम करना है। ये रिस्क तो है। क्रेडिट रिस्क लगभग मिलता हुआ पॉइंट है कि आपने पेमेंट्स टाइमली करने हैं, नॉन पेमेंट्स विल रिजल्ट इन फॉल इन द क्रेडिट। क्रेडिट से आपका रेपुटेशन जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्रेडिट से आपका नाम शोहरत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन रिस्क। अब बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स लाना, नए सर्विसेज लॉन्च करना, या उसी पुराने प्रोडक्ट को का बेटर वर्जन ले आना। क्या कहते हैं, मोबाइल तो आप देख ही रहे हैं ना, हर समय क्या हो रहा है, इनोवेट हो रहे हैं, नए से बेटर क्या हो रहे हैं, उसके कैमरास आ रहे हैं और बेटर से बेटर फीचर्स उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। तो ये इनोवेशन का रिस्क बना रहेगा, क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करते हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा अच्छा इनोवेट कर लेता है, या आपके इनोवेशंस क्या हैं, काम के नहीं है, आउटडेटेड है, तो भी खतरा ही खतरा है, रिस्क ही रिस्क है। चलिए, रिस्क बताया, आपको बताया, कॉजेज ऑफ रिस्क बताया, टाइप्स ऑफ रिस्क बताया, शायद इतने सारे टाइप्स तो आप जानते भी नहीं थे। बट अब इस रिस्क को कैसे संभाले, एक अच्छा मैनेजमेंट इन रिस्क को संभालना जानता है। सबसे पहला तरीका है कि एक्सेप्ट कर लो रिस्क को और एब्जॉर्ब कर लो। क्या करना है, रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क को फेस करना है। इसका मतलब है एक्सेप्टिंग कि ये चीजें हो सकती हैं और उसको डील करना, उसको फाइट बैक करना के लिए तैयार रहो। हां, अगर रिस्क बहुत छोटा है तो इसका इंपैक्ट कम होगा बिजनेस पे, और रिस्क बड़ा है तो आपको उस रिस्क को डील करना आना चाहिए। सोचिए, फर्म में लाखों रुपए की आग लग गई, मतलब आग लगी और लाखों रुपए के आपके प्रोडक्ट्स जल गए, तो आपने इंश्योरेंस करा रखा था? अगर करा रखा था तो आप रिस्क को डील कर पाए, आप रिस्क से मुकाबला कर लिए, ये भी एक तरीका है। दूसरा क्या है, अवॉइडिंग रिस्क। अच्छा तरीका यह भी है कि आप रिस्क वाले काम में इन्वॉल्व मत होइए। आपको लगता है कि इस काम से बिजनेस में रिस्क हो सकता है, हम काम ही नहीं करेंगे। अब सोचिए, आपको लगता है कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फॉल इन प्राइस होने का डर है, आपको लगता है कि नए और दूसरे प्रोडक्ट ला करके आपके प्राइस गिरा सकते हैं, तो आप ऐसे वाले प्रोडक्ट में डील ही मत करिए, मतलब उस रिस्क वाले काम को ही अवॉइड कर दीजिए। कहना ये चाहते हैं, ठीक है ना। अ पर्सन और एंटरप्राइज में रिफ्यूज टू एज्यूम रिस्क, तो होने वाले रिस्क को हम लेंगे ही नहीं, हम वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उससे रिस्क हो रहा है, काम ही खत्म हो गया, जाओ बवाल खत्म। यह भी हो सकता है तरीका। और क्या तरीका होता है, अगर रिस्क आ भी गया है तो उसे हम शिफ्ट कर दें। अब रिस्क आया मुझ पर है, मैं किसी और पर रिस्क शिफ्ट कर दूंगा, तो भी तरीका है रिस्क से बचने का। कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है हेजिंग में, खास करके जब हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। सोचिए, हमने अमेरिका को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ध्यान सुनिएगा, हमें अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है बनारसी साड़ी, हाँ, क्योंकि आप तो पता ही है कि मैं वाराणसी से हूं
और हमें अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ के कपड़े, यहाँ के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, अब मुझे डर है कहीं डॉलर का दाम गिर न जाए, तो हम हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है फ्यूचर डिलीवरी के लिए। आज ही हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं ताकि लॉस मेरा ना हो। हमारे पास बिजनेस के पास क्या है, ये ऑप्शन हमेशा रहता है। ये सब गोल्ड पे भी अवेलेबल है, कॉमोडिटीज पे अवेलेबल है, सिल्वर पे अवेलेबल है, कॉटन पे अवेलेबल है, मतलब वाइड वस्तुओं पे क्या है, हेजिंग के फंक्शन अवेलेबल है। हेजिंग एक कॉमन तरीका है जिसमें आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर लेते हैं। फॉरवर्ड मतलब आने वाले दिनों के लिए क्या करते हैं, प्राइस फिक्स करा लेते हैं, जिससे आपका लॉस नहीं होने वाला है। प्राइस चेंज भी होगी पर बिजनेस का लॉस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ने फ्यूचर प्राइस में उसकी हेजिंग कर रखी है। ठीक है, बाय किया होता है तो सेलिंग कर देते हैं, और सेल किया होता है तो बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो बचे रहते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग। अब ये क्या है, अंडर राइटिंग मतलब होता है कि एक फर्म है और उसे नए मार्केट में अपना शेयर बेचना है, डिबेंचर बेचना है। अब फर्म को डर है कि मेरा शेयर मार्केट में कोई मेरा शेयर नहीं खरीदा तो क्या होगा, मेरे शेयर तो लॉन्च ही नहीं होंगे, तब मेरा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी सुविधा है अंडर राइटर्स की। अंडर राइटर्स वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिजनेस को यकीन दिलाते हैं, कंपनी को यकीन दिलाते हैं कि आप अपना मार्केट में शेयर बेचिए, जितने नहीं बिकेंगे आपके शेयर सारा मैं ले लूंगा। तो हो गया ना रिस्क कवर, आपने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया किसको, अंडर राइटर को। अगर आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होंगे तो ये अंडर राइटर्स आपके शेयर डिबेंचर को परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सोचिए, इमेजिन करिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, हाँ आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये फला फला पुल या ये पर्टिकुलर सड़क आपको बनानी है। ठीक है, आपको लगा कि ये काम करने में मेरे पास जो मैन पावर है, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो पूरे नहीं है, या हैं तो थोड़े हैं और मैं पूरा काम नहीं करा सकता। कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे कंपनी को या किसी दूसरे फर्म को जो यही काम करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट बांट दीजिए अपना। क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। रिस्क आपने क्या कर दिया, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, समझ गए, शिफ्टिंग टू सम अदर पर्सन। अब क्या रिस्क है, प्रिवेंटिंग रिस्क। ये भी एक तरीका है रिस्क से बचने का। हमने कहा था रिस्क से बचना है। अब मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, वो लॉस के बारे में प्री प्लान्ड है, तो वो रिस्क को मैनेज कर सकता है। वैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको फोरकास्टिंग आनी चाहिए, जिसमें एक टेक्निक किया है फोरकास्टिंग एंड मार्केट रिसर्च। आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, आपको फ्यूचर का, आने वाले टाइम का कुछ कैलकुलेशन। देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, 100% चांसेस नहीं है रिस्क खत्म करने की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या चलेगा, क्या नहीं बिकेगा, है ना, मार्केट में डिमांड क्या रहेगी, पर क्या एग्जैक्ट बता सकते हैं, जवाब है नहीं। तो ये भी एक तरीका है, वैसे एक तरीका है फोरकास्ट और मार्केट रिसर्च करा करके। एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे जो ये आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। इससे आप रिस्क से बच सकते हैं। और तो और रिसर्च एंड डेवलप करिए, खास करके नए प्रोडक्ट्स को, मार्केट में आने वाली डिमांड को अभी से पता लगाना, ताकि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में हो वो औरों से आगे हो, औरों से नया हो। अब एप्पल की बात कर लीजिए मुझसे, क्या कहते हैं, कितने लोग आप में से एप्पल यूज कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कितने में से आप जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो एप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं। सोचिए, हर समय अपने आप को वो अपडेट करती रहती है कंपनी। एप्पल 12 आया, 13 आया, हाँ आगे पीछे भी आया होगा, 14 आया, अब 15 भी आ रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके हाथ में 15 भी होगा। तो क्या कर रही है कंपनी, पहले से बेटर वर्जन ऑफ दी चिप लगा रही है ना, वो जो बायोनिक चिप लगा रही है पहले से बेटर वर्जन, पहले से ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग कर रही है, स्मूथ चल रहा है, कैमरेज फंक्शन बढ़ा रहे हैं। रिसर्च का कमाल है, उनकी एक बहुत तगड़ी टीम लगी हुई है इनके प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, तभी तो वो वर्ल्ड क्लास हैं और तभी तो वो मनमाना पैसा मांग रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल। ये बिजनेस को बहुत सावधानी करनी चाहिए, खास करके अपने कस्टमर्स को पहचानने में। कौन से कस्टमर, जिनको हम उधार बेच रहे हैं। अब उधार बेचना भी एक बहुत संभल कर है, कस्टमर की आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए, और जो लायक नहीं उधार के, जिनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनको उधार नहीं देना चाहिए। ये बिजनेस को समझना पड़ेगा।
टाइट इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, वेस्टेजेस नहीं होने देने हैं, स्टॉक आपके क्या हो, काउंटेड हो, वेस्टेड ना हो। नेक्स्ट है समय समय पे क्या करिए, सेफ्टी के फीचर्स लीजिए, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगवाइए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाइए, बर्गलर अलार्म्स लगाइए, नाइट वॉचमैन रखिए, ताकि आपको डर जिस जिस चीज का है, जिस चीज से आप डील कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, उससे रिलेटेड रिस्क को आप प्रिवेंट कर पाए। चलिए, एक और तरीका है, अपने इंप्लॉइज को ट्रेन करिए, डेवलप करिए, खास करके जो आपके की इंप्लॉइज हैं या वो इंप्लॉइज जो सारा कुछ जानते हैं, तो उनको अगर जाने पर, उनके चले जाने पे, डेथ हो जाने पे, उनके रिटायरमेंट हो जाने पे या उनके काम छोड़ने से आपको डर है, तो आप उनका सब्स्टिट्यूट तैयार करते रहिए जब तक वो आपके साथ हैं। टेक द हेल्प ऑफ देम। और क्या करिए, वर्कर्स के साथ साथ क्या ध्यान देना है, गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट आप पर रेगुलेशन लगाए, आप पे जुर्माना लगाए, ऐसा कोई काम ही क्यों कर रहे हैं? जो उनके कंप्लायंसेस हैं उनका पालन कर लीजिए, ठीक है, खास करके एनवायरमेंट से रिलेटेड पालन करने वाला। चलिए, पांचवा तरीका रिस्क से बचने का या रिस्क को से बचने, बिजनेस को बचाने का, वो है मिटिगेट करना। द वर्ड मिटिगेट मींस लिमिट द इंपैक्ट ऑफ रिस्क। देखिए, आग जल रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या मैंने कहा? आग जल रही है, बिजनेस में आग लग गई है और बिजनेस क्या कर रहा है, आग जलते हुए देख रहा है, क्या होगा? सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं। आग जल रही है तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? उस जलती हुई आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, जितने हो सके प्रोडक्ट को आग से बचाने की कोशिश करना चाहिए। मतलब जितना हो सके उस प्रोडक्ट को आग से बाहर निकाला जा सके, फायर फाइटिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आग लग गई, चलो जलने दो, सब जल जाने दो, नो नो नो, दैट इज नॉट मिटिगेटिंग। तो एज मच एज क्या करना है, प्रॉब्लम्स को कम करना है, लॉसेस को मिनिमाइज करना है, यह भी एक तरीका है रिस्क को कम करने का। और क्या करिए, कुछ लोग तो ठीक उल्टा करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, कहते हैं आपदा में ही अवसर है, सुना है नाम ये? मतलब एक्सप्लॉइटिंग द रिस्क, रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना। सोचिए, बिजनेस में रिस्क है कि बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, बर्गलरी हो रही है, तो किसी बिजनेस के लिए तो ये नुकसान है। पर सोचिए, जो फायर फाइटिंग अलार्म्स बेच रहे हैं, जो बर्गलरी अलार्म बेच रहे हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज की सर्विसेज दे रहे हैं, सिक्योरिटी लोगों की, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सर्विस बेच रहे हैं, उनके लिए बिजनेस बन गया। तो रिस्क आपके लिए क्या बन सकता है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो आपको देखना है कि किस रिस्क से आप बेटर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, अपने बिजनेस में उसका फायदा ले सकते हैं। और क्या तरीका है, अज्यूमिंग रिस्क, मतलब रिस्क को लेना, ठीक है, रिस्क को क्या करना, अजम्पशन करना, खास करके वॉलेंटरली। कोई आप पे रिस्क थोप नहीं रहा है, रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो इश्क होगा, हाँ, तो बिजनेस चलेगा। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस में आपको वॉलेंटरली रिस्क लेना चाहिए ताकि रिस्क को हैंडल करने की एबिलिटी आ जाए। सोचिए, जो बिजनेस में यंग एज में चला जाएगा वो कितना कैपेबल हो जाएगा आने वाले समय में। इसीलिए लेट नहीं करना है, रिस्क लेना है, बिकॉज नो पेन मींस नो गेन। चलो, डिवाइडिंग द रिस्क एक तरीका और भी है, शेयरिंग द रिस्क करना, बिजनेस के रिस्क को क्या कर देना, स्प्रेड कर देना। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स में बटे रहते हैं, तो अगर कंपनी जाएगी भी, डूबेगी भी, तो सारे शेयर होल्डर्स ने कुछ ना कुछ शेयर कंट्रीब्यूट किए हैं, सबका शेयर लगा हुआ है, तो रिस्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए, अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आपका बिजनेस फेलियर, अर्थात बिजनेस का क्लोजर हो जाना, बिजनेस बंद हो जाना, बर्बाद हो जाना। रिस्क ने आपको बर्बाद कर दिया, हो सकता है। तो चलिए, इंटरनल कॉजेज, वो कॉजेज जो विद इन दी एंटरप्राइज हैं, इसीलिए नाम है इंटरनल कॉजेज। आपका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, आपके मैनेजमेंट के पास, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं कंपनी के, उसके पास राइट विजन नहीं है, राइट मिशन नहीं है, राइट मॉडल या स्ट्रेटेजी नहीं है। तो जब आपके पास सही तरीके के लोग ही नहीं है जो टॉप पे बैठे हैं कंपनी को चलाने वाले, क्या करते हैं, बिजनेस चलेगा? गारंटी है आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अनिल अंबानी ने यही किया, नाम सुना अनिल अंबानी को? हाँ, रिलायंस के कंपनी के दो पार्ट हो गए थे, एक पार्ट मुकेश अंबानी जी के पास चला गया और एक पार्ट अनिल अंबानी के पास गया। अनिल अंबानी ने जो वेंचर शुरू किए सब फ्लॉप। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉप, रिलायंस मोबाइल फोन, जियो नहीं, रिलायंस मोबाइल फोन पहले आया था, कर लो दुनिया
मुट्ठी में, हो गया मिट्टी में, खत्म। तो क्या हुआ, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। उन्होंने जो जो वेंचर्स किए सबकी पुअर प्लानिंग थी, उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, नतीजा वो सारे बिजनेस, हाँ आपने सुना होगा अनिल अंबानी इस समय बहुत बड़े कर्जे में चले गए, जबकि मुकेश अंबानी आसमान को छू रहे हैं, उनके सारे बिजनेसेस बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं। तो रीजन ये रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये रहा है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर स्केलिंग। स्केलिंग मतलब होता है आपने बिजनेस की ग्रोथ को समझा नहीं, आप ओवर हायरिंग करके चले गए, आपको लगा बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपने ज्यादा स्टाफ भर लिए, आपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रख पाए, या आपके पास आपके बिजनेस की ग्रोथ को कंट्रोल करना, हजम करना बिजनेस को आपको नहीं आया, गए बिजनेस काम से। हाँ, आपकी एक गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार क्या होता है, फंड शॉर्टफॉल हो जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन सही नहीं है, आपने जो बिजनेस के फाइनेंसिस की कैलकुलेशंस की थी वो गड़बड़ हो गई है। हो सकता है आपने ओवर फाइनेंसिंग कर ली हो, मिस कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कर लिया हो, आपकी बोरोइंग क्या है, आपके लिमिट के बियॉन्ड हो गई है, भैया नहीं चला पाओगे बिजनेस। और क्या दिक्कत है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या प्रॉफिट आ रहा है पर इतना नहीं है कि वो बिजनेस को सस्टेन कर पा रहा है, बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। खास करके जब आप लापरवाही करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ा लेंगे तो बहुत नुकसान होगा। और क्या तरीका है, या तो आपके बिजनेस में लेबर प्रॉब्लम आ रही है, लेबर आपने रखे हैं, अपने पहचान वालों को रख लिए हैं, फेवरिज्म किया है, नेपोटिज्म किया है, और तो और लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है, उनको प्रॉपर पे नहीं दे रहे हैं, तो आज नहीं कल वर्कर्स अच्छा नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम किस चीज की है, आपके पास कस्टमर बेस ही कम है, नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसको आप सर्व कर रहे हैं वो बहुत कम है, अर्थात कुछ ही लोगों पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। सोचिए जिस दिन ये कस्टमर बेस सरक जाएगा तो क्या होगा, आपका बिजनेस बंद। इसीलिए कस्टमर्स को संभालना है, कस्टमर बेस कीप ऑन इंक्रीजिंग करना है, नए से नए कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करनी है। और क्या है, आपने सब कुछ अच्छा बनाया, स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई, आपने प्राइसिंग अच्छी रखी, पर आपको इंप्लीमेंट करने नहीं आता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करने आता है, या आपने एग्जीक्यूट किया टू डिलेड कर दिया, सारी चीज धरी की धरी रह गई, सारा प्लान धरा का धरा रह गया। प्लान था दिवाली का और आपने उसको क्या कर दिया, अगले साल तक लॉन्च करने का शुरू कर दिया, तो आप तो लेट हो गए, दिवाली से चले गए थे, समझ गए। या लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कंपनी में चीटिंग हो रही है, अपने ही पैसे को गबन करने की आदत पड़ गई है, इवन डायरेक्टर्स ओनर्स ये भी कभी कभी कंपनी में क्या करते हैं, चीटिंग कर देते हैं। आपने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, देश की चौथी बड़ी आईटी कंपनी थी, और इसके ही ओनर, इसके ही प्रमोटर रामलिंगन राजू ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर के, स्वयं और अपने फैमिली मिलकर के अपनी ही कंपनी को लूट डाला, सही कह रहा हूं, और यह कंपनी बिक गई, बर्बाद हो गई। इन्वेस्टिगेशन आया तो 8,000 करोड़ का इसमें लॉसेस पाया गया, गबन पाया गया। तो क्या किया, गवर्नेंस अच्छे से नहीं कर रहे थे कंपनी को। मालूम है आज ये कंपनी किसके पास है, आज ये कंपनी महिंद्रा ग्रुप के पास है, और इस कंपनी का आजकल नाम है टेक महिंद्रा। तो अच्छा गवर्नेंस कंपनी को बचा सकता है, वरना आपका बिजनेस बंद। एक्सटर्नल कॉजेस, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल कॉजेस, वो कॉजेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बाहर है, बिजनेस के बाहर है। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ गया, सोचिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्लक्चुएशंस, हाई राइज इन इंपोर्ट हो गया, या कह सकते हैं ऑयल के प्राइसेस हाई हो गए, पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हो गए हैं, जैसे अभी वॉर में हो गए थे, अभी यूक्रेन और रशिया जो वॉर हुआ उससे कितना नुकसान हुआ, ये सब क्या है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है। या वर्ल्ड में हो सकता है, मैंने कहा मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, ये क्या है, ये है मार्केट फ्लक्चुएशंस। जैसे आपको याद होगा कोविड काल में क्या हुआ था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, पर क्या बिजनेस के खर्चे बंद हुए थे, ना 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 ना, तो उस समय बिजनेस को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और तो और आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, पैसे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बैंक आपको पैसे नहीं दे रही है, आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपने नए मशीन टूल्स खरीद नहीं पा रहे हैं, बिजनेस बंद। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपसे बेटर टेक्नोलॉजी कौन ओन कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर, आपका बिजनेस फिर बंद, क्योंकि आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं नई और बेटर टेक्नोलॉजी, आपका कॉम्पिटिटर ले आ रहा है। आप अभी भी 2G चला रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर 5G चला रहा है, तो 2G आज नहीं कल 3G हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो आपको भी 5G पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉस, गवर्नमेंट भी समय समय पे अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही है, प्लान्स चेंज कर रही है, नए नए नियम बना रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में मोदी जी ने क्या किया,
अब से 2000 के नोट बंद, उससे पहले 500 के नोट बंद। अरे भैया क्या हो रहा है ये? तो आपका बिजनेस तो अचानक क्या हो गया? ये एक्सटर्नल कॉज है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। यहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फॉरेन कंपनियों को मार्केट में एंटर करने दे दिया, आपका बिजनेस उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज है। और डिजास्टर तो मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। हाँ, आपके पास स्पेयर टूल्स नहीं है जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, या तो ये इंपोर्टेड पे डिपेंड है और आपके पास ऐसी क्षमता नहीं है। नतीजा, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। और कट थ्रोट कंपटीशन, फिर वही पॉइंट हो गया। पेप्सी कोको कोला जब इंडिया में आई, ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी है, पेप्सिको एंड कोको कोला। ये दोनों कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनी है। जब ये इंडिया में आई, इंडिया में चल रही थी उस समय 3 कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का, कोको कोला, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप। नहीं सुना है नाम आपने? हाँ, गोल्ड स्पॉट नहीं सुना होगा नाम शायद। तो लिम्का, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप इंडिया में पहले से ही कंपनी, इंडियन कंपनी क्या करती थी, इसको बना रही थी, ये इंडियन कोल्ड ड्रिंक्स थी। पर जब पेप्सी और कोको कोला आई तो उन्होंने इन सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को या तो खरीद लिया या खत्म कर दिया, है ना। उस समय कंपनी जो थी, पार्ले कंपनी थी और प्योर ड्रिंक्स थी, कंपनी खत्म, फेस नहीं कर पाई। मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत पैसा था, उनके आगे कंपटीशन में नहीं टिक पाए, ठीक है। थम्स अप आज कोको कोला के पास है, कोको कोला का ब्रांड है, और इवन लिम्का भी। उसी तरह से चेंज इन दी कंज्यूमर हैबिट। सोचिए आपका कस्टमर, उसकी हैबिट चेंज हो गई है, उसकी नई चीजें उसको पसंद आ रही हैं, जो आप बना रहे थे वो प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आ रहा है, गया काम खत्म। अब जैसे एग्जांपल है, आजकल लोगों को रेडी टू वियर गारमेंट पसंद है। अब लोग शर्ट पैंट सिलवाते नहीं है, जाते हैं शोरूम में, तुरंत पसंद करते हैं, डाल करके चेक करते हैं, खरीद लेते हैं, काम खत्म। तो ये टेलरिंग वाले बिजनेस करने वालों का क्या होगा? बेचारे वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, कस्टमर की हैबिट्स एंड प्रेफरेंस चेंज हो रही है। अब यंग लोग क्या करने जा रहे हैं, मॉल से खरीद रहे हैं या तो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं। सोचिए ऑफलाइन रिटेल स्टोर को कितना नुकसान हो रहा होगा। तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कॉजेज हैं बिजनेस को। एंड लास्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रोड नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, रेलवे फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। सोचिए बिजनेस को लॉस होगा कि नहीं होगा? बिजनेस सफर करेगा ही करेगा। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ फेलियर। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप मेरे सच्चे 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 वाले रॉक स्टार्स हैं तो आप प्लीज 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 इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो है, आपके कहने पर बनाया गया वीडियो। तुम में से ही किसी ने मुझे ये नोट्स भेजा था, हाँ, आप में से ही किसी ने मुझे इसका नोट्स भेजा था, मैंने इसको, हाँ, अपने पीडीएफ भेजा था, मैंने इसको नोट्स में कन्वर्ट किया, खूब मेहनत की इस पे, और इस कंटेंट को आपके लिए तैयार किया। हाँ, वैसे ही सारा नोट्स आपको अवेलेबल होगा हमारे ऐप पे, सर तरुण रूपानी। गूगल पे चले जाइए, प्ले स्टोर पे चले जाइए और आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।